वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए और सभी ने अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर रखे होंगे। आज हम करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट, ए बेकर फ्रॉम गोवा। आपको अच्छे से पता होगा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर के 3 पार्ट हैं, तो आज उसका पहला पार्ट करेंगे। देखेंगे उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला पैसेज। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। यहाँ पर नरेटर कहता है कि आज भी हमारे बीच में वो मिक्सर्स हैं, यानी कि जो उस समय के ब्रेड्स वगैरह को बनाने वाले आइटम्स हैं। मोल्डर्स, जो ब्रेड नमकीन्स वगैरह को अपने सांचे में ढालने वाली मशीनें हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स, और वो मशीनें भी हैं जो बेक करती हैं, उन ब्रेड्स को पकाती हैं। दोज एज ओल्ड, वो सालों पुरानी। टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो इतनी पुरानी भट्टियाँ जो कि अपना लोहा मनवाती आई हैं, यानी कि अपनी किस तरह की उनकी कलाकारी है, किस तरह से उनमें खाने के आइटम्स बनते हैं जो कभी भी फेल नहीं हुए, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, उनकी आग आज भी बुझी नहीं है। आग नहीं बुझने का यहाँ पर मतलब है कि वो आज भी काम में ली जाती हैं, वो भट्टियाँ, वो फर्नेसेस आज भी चालू हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, थर्ड एंड जिंगल यानी कि जब वो बेकर्स आते हैं तो अपने साथ वो लेकर आते हैं एक बम्बू की लाठी, और उस बम्बू की लाठी से कुछ बंधा होता है जो आवाज़ करता है। थर्ड एंड जिंगल, ये उनके आवाज़ करने के तरीके हैं। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और ये आइटम्स जो आवाज़ करते हैं, वो लाठी से जो बंधे हैं और वो आवाज़ करते हैं, वो बताते हैं, वो सिग्नल देते हैं कि कोई आ रहा है सुबह सुबह के समय। और ये आने वाला कौन होता है? ये होता है बेकर्स या पैडर्स, जो कि अपने विभिन्न टाइप के ब्रेड्स को सेल करने के लिए आता है। तो अब इसके बेस पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड मीन्स, यहाँ पर इस लाइन का आपको मीनिंग बताना है कि फर्नेसेस की फायर अभी भी एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है बुझ जाना, कि भट्टियों की आग अभी भी बुझी नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि उनकी आग नहीं बुझी है, यानी कि वो आज भी काम में ली जाती हैं, वो भट्टियाँ आज भी चालू हैं, उन पे आज भी ब्रेड और उनसे रिलेटेड सामान को पकाया जाता है। तो आंसर है द फर्नेसेस आर स्टिल इन यूज़, वो भट्टियाँ आज भी प्रयोग में हैं। इसी पैसेज के बेस पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट आर मिक्सर्स एंड मोल्डर्स, तो यहाँ पर मिक्सर्स और मोल्डर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मशीन्स, क्या वो मशीन है? सेकंड ऑप्शन है पीपल, क्या वो आदमी है? सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, क्या वो दोनों हैं, यानी कि मशीन और आदमी दोनों हैं? और ऑप्शन डी है कांट से, या हम कह नहीं सकते कि क्या चीज़ हैं। देखो, मैंने आपको अभी तो यहाँ पर ट्रांसलेशन करा दी, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पर मिक्सर्स एंड मोल्डर्स, ये वो मशीन हैं जिनमें विभिन्न टाइप के ब्रेड्स को सांचे में ढालकर बनाया और पकाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हमारी मशीन्स हैं। हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा। इसी बेस पर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड ए सिनोनियम ऑफ अनाउंसिंग इन द पैसेज, कौन सा शब्द है वो अनाउंसिंग का सिनोनियम है, सेम मीनिंग वाला है। अनाउंसिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ की घोषणा करना, किसी चीज़ के बारे में बताना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो घोषणा करने का मीनिंग होता है, सेम मीनिंग रखता है? आपको अच्छे से याद होना चाहिए जो हमने पढ़ा था
हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जो हमारे पैसेज की लास्ट लाइनें हैं, जो वो बम्बू स्टिक की आवाज़ है वो घोषणा करती है कि पैडर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अनाउंसिंग वर्ड का सिनोनियम होगा हेराल्डिंग। हेराल्डिंग जिसका मीनिंग होता है बताना, किसी चीज़ के आगमन की घोषणा करना। इसी पैसेज के बेस पर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अनाउंसेस द अराइवल ऑफ बेकर्स इन द मॉर्निंग। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा अराइवल। तो बेकर्स के आने की घोषणा कौन करता है सुबह सुबह? द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। बेकर की जो बैम्बू स्टिक होती है, उस बैम्बू स्टिक के ऊपर जो चीज़ें बंधी होती हैं, जो आवाज़ करती हैं, थर्ड एंड जिंगल, वो घोषणा करती हैं कि अब पैडर्स आ रहे हैं सुबह सुबह के समय। अब यहाँ पे पैसेज चेंज हो जाता है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन, कि जो बेकर हैं, जो पैडर हैं, वो आते हैं सीन पे, साथ में म्यूजिकल साउंड होता है विद द झांग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। बैम्बू स्टाफ का मीनिंग है यहाँ पर बैम्बू की बनी हुई स्टिक, बैम्बू की लकड़ी। वो बैम्बू की लकड़ी के ऊपर जो बंधा होता है, जो घुंघरू टाइप बंधे होते हैं, उनसे जब वो स्टिक ज़मीन पर लगती है तो वो झांग झांग की आवाज़ करती है और यही आवाज़ उसके आने का सिग्नल देती है। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक। जब बच्चे भाग के दौड़ के उसके पास जाते हैं तो वो हल्की डांट मार के, माइल्ड रिब्यूक का मीनिंग होता है हल्की डांट मारना, और उन्हें धीरे से साइड कर देता है। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जिन घरों में उसे लोव्स यानी कि ब्रेड डिलीवर करने होते हैं, वहाँ पर वो ब्रेड और उनसे बना सामान डिलीवर कर देता है। लोव्स फॉर द एल्डर्स यानी कि बड़े बुजुर्गों के लिए, जो बड़ी एज के आदमी हैं उनके लिए वो लोव्स लेकर आता है। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस के लिए वो यहाँ पर बैंगल की शेप में, बैंगल का मीनिंग वैसे तो होता है चूड़ियाँ, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है कि बैंगल की शेप में बने हुए ब्रेड्स लेकर आता है। आप कहीं इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि बैंगल का मीनिंग होता है हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ। यहाँ पर बैंगल्स का मीनिंग है बैंगल की शेप में बने हुए ब्रेड, जो कि बच्चों के लिए वो पैडर्स लेकर आते हैं। तो इसके बेस पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द राइटर मीन बाय म्यूजिकल एंट्री। इस पैसेज में राइटर क्या कहना चाहता है कि म्यूजिकल एंट्री का क्या मीनिंग है? हमने पढ़ा ना कि जब पैडर्स आते हैं तो उनके साथ में कोई म्यूजिकल साउंड आती है। वो म्यूजिकल साउंड होती है वो जो अपनी बैम्बू स्टिक पे बंधे हुए घुंघरू से आवाज़ करते हैं। तो हमारा आंसर होगा द साउंड मेड बाय द बैम्बू स्टिक। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैसेज के बेस पर है, फाइंड ए सिनोनियम ऑफ स्टिक इन द पैसेज। स्टिक, स्टिक का मीनिंग होता है छड़ी या लकड़ी, तो हमें उसका सेम मीनिंग वाला सिनोनियम ढूंढना है। तो हमारे पैसेज में आया था बैम्बू स्टाफ, बैम्बू की छड़ी। स्टाफ का मीनिंग यहाँ पर है स्टिक या छड़ी, तो हमारा आंसर होगा स्टाफ। वट डज रिब्यूक मीन इन द पैसेज। पैसेज में रिब्यूक का क्या मीनिंग है? रिब्यूक का मीनिंग होता है डांटना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो डांटने का मीनिंग बता रहा है? पुश विद हैंड, हाथ से धक्का देना। सी ऑप्शन कहता है लाफ, हंसना। बी कहता है स्कोल्ड, स्कोल्ड का मीनिंग होता है डांटना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कोल्ड, डांट मारना। इसी पैसेज के बेस पर फोर्थ क्वेश्चन है, बैंगल्स हियर मीन्स। यहाँ पर बैंगल्स का क्या मीनिंग है? ए ऑप्शन है ब्रेड इन द शेप ऑफ बैंगल, बैंगल की शेप में बने हुए ब्रेड। बी ऑप्शन कहता है ऑर्नामेंट यानी कि कोई आभूषण, और सी ऑप्शन कहता है ए स्वीट बन यानी कि एक स्वीट ब्रेड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसका मीनिंग है ब्रेड इन द शेप ऑफ ए बैंगल यानी कि चूड़ियों के आकार में बने हुए गोलाकार ब्रेड।
अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द एल्डर्स इन द गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? नॉस्टैल्जिक का मीनिंग होता है पुरानी चीज़ों की याद आना, और याद आना भी इस तरीके से कि वो यादें मन में घर कर जाएं, कि वो यादें बार बार आपको सताती हों, बार बार आती हों। तो गोवा के जो बड़े बुजुर्ग, बड़ी उम्र के लोग हैं, उन्हें कौन सी यादें हैं जो बार बार आती हैं? हर किसी को अपने पुराने टाइम की बातें याद आती हैं। तो आंसर देखते हैं। द नरेटर ओफन फाइंड हिज एल्डर्स थिंकिंग अबाउट दोज गुड ओल्ड डेज। लेखक कहता है कि वो अपने बुजुर्गों को देखता है, उन्हें उनके पुराने दिनों की याद आती है। वो कहते हैं दोज गुड ओल्ड डेज, वो अच्छे पुराने दिन जो अब उन्हें याद आते हैं। They tell him about the famous breads that date back to the time when Portuguese ruled over Goa। वे उसे बताते हैं, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नरेटर को, राइटर को बताते हैं उस बीते हुए समय के बारे में, जब पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाली लोग गोवा के ऊपर शासन करते थे, और उस समय कौन से प्रसिद्ध ब्रेड टाइप बनाए जाते थे। They say that though the Portuguese have left Goa, वे कहते हैं कि हालांकि पुर्तगाली लोग अब गोवा से चले गए हैं, बट द बेकर्स स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन वही बेकरी वाले आज भी गोवा में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। देयर लेगसी इज बीइंग कंटिन्यूड बाय देयर सन्स। हो सकता है जो ओरिजिनल लोग उस टाइम पर थे, जो ओरिजिनल बेकर थे, उन्होंने काम छोड़ दिया हो या वो अब मर चुके हों, लेकिन उनके बेटे यानी उनकी संतान अभी भी उनके काम को, जो उनका बेकरी का काम था, वही टेस्ट, वही स्वाद आज भी गोवा में फेमस है, जो उनके बच्चों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यही सारी याद गोवा के एल्डर्स को बार बार आती है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वैन वुड द बेकर कम एवरी डे? हर रोज बेकर या पैडर किस समय आते हैं? वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? और बच्चे उनसे मिलने के लिए क्यों भागते हैं? वो आपको याद होगा, लेसन में हमने पढ़ा कि पैडर्स हर रोज आते हैं, 2 बार आते हैं, और बच्चे भी उनसे अपने ब्रेड लेने के लिए भाग कर जाते हैं उनके पास। तो चलिए देखते हैं आंसर। द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज। जब नरेटर खुद एक बच्चा था, जब उसके बचपन का टाइम था, तो वो बताता है कि वो बेकर, वो पैडर, वो ब्रेड बनाने वाले और उनको बेचने वाले, यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पर पैडर लिखा आएगा, कहीं पर बेकर लिखा आएगा। अरे भाई, जो ब्रेड बनाएगा वही तो बेचेगा ना। तो वो पैडर, वो बेकर हर रोज़ 2 बार आते थे। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार आते थे सुबह सुबह। टू डिलीवर द लोव्स ऑफ ब्रेड, उन ब्रेड को डिलीवर करने के लिए, यानी कि जिन जिन घरों में उन्हें सामान देना होता था, उन घरों में सामान देने के लिए आते थे। एंड सेकेंडली इन द इवनिंग ऑन हिज रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज स्टॉक, और दूसरी बार वो वहाँ से तब गुजरते थे जब वो अपना सारा सामान बेचकर वापस जा रहे होते थे शाम के समय। द चिल्ड्रन वुड गो रनिंग टू हिम टू टेक द स्पेशल ब्रेड बैंगल्स ही हैड मेड फॉर देम, और बच्चे उनके पास जाते थे, भागते थे, ताकि उनको भी उनकी पसंद के ब्रेड बैंगल्स, जो चूड़ियों के आकार के बने हुए ब्रेड हैं, वो उन्हें मिल सकें, क्योंकि वो बेकर स्पेशली बैंगल शेप के ब्रेड उन बच्चों के लिए लेकर आते थे। ये स्पेशलिटी थी उनकी। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। What did the bakers wear in the Portuguese days and when the author was young? बेकर्स किस टाइप के कपड़े पहनते थे? अब यहाँ पर 2 सवाल एक ही सवाल के अंदर पूछ लिए गए। पहला, पुर्तगीज़ डेज़ में यानी पुर्तगाली के समय में बेकर्स कैसे कपड़े पहनते थे, और जब ऑथर एक बच्चा था, जवान था, तब वो कैसे कपड़े पहनते थे। इन द पुर्तगीज़ डेज द बेकर्स वोर ए यूनिक नी लेंथ फ्रॉक ड्रेस टिपिकली नोन एज कबाई। पुर्तगाली समय में जो बेकर्स थे
वो एक अलग ही टाइप का नी लेंथ घुटने तक की लंबाई का फ़्रॉक जैसा कोई कुर्ता पहनते थे। जैसे लड़कियों की फ़्रॉक होती है, वैसे ही वो बेकर्स एक कुर्ता पहनते थे जो कि घुटने तक की लंबाई का होता था और उसका नाम रखा गया था कबाई। याद रखना इस वर्ड को, इसके बेस पर अलग भी क्वेश्चन बन सकता है। इन द नरेटर्स चाइल्डहुड डेज, और फिर जब नरेटर एक बच्चा था, ही हैड सीन देम wearing शर्ट्स एंड शॉर्टर्स देन यूजुअल पैंट्स। तो जब वो बच्चा था तब उसने उन बेकर्स को देखा, उनका पहनावा थोड़ा चेंज हो गया। अब वो उस कुर्ते की जगह, कबाई की जगह पर पहनने लगे शर्ट और पैंट से छोटी शॉर्टर, यानी कि फुल पैंट ना पहन के हाफ पैंट टाइप जैसा कोई शॉर्टर वो पहनते थे और कुर्ते की जगह अब वो शर्ट पहनने लग गए थे। तो ये अंतर आ गया था पुर्तगाली समय के बेकर्स और जब ऑथर जवान था उस टाइम के बेकर्स के पहनावे में। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? क्या ब्रेड गोवा के लोगों के जीवन का एक मुख्य हिस्सा है? हाउ डू यू नो दिस? आपको ये सब कैसे पता चलेगा? ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गोवन कल्चर। ब्रेड जो है गोवा के लोगों के कल्चर का मुख्य हिस्सा है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम इट्स प्रेजेंस एट एवरी इम्पोर्टेंट ओकेजन। इस बात का पता हमें इस तथ्य से चलता है कि चाहे कोई भी मुख्य ओकेजन हो, कोई भी अवसर हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई शादी हो, हर मौके पर ब्रेड से बने आइटम्स सर्व किए जाते हैं। फ्रॉम स्वीट ब्रेड्स एट मैरिजेज, उनकी शादियों में बनते हैं मीठे ब्रेड, टू सैंडविचेज एट इंगेजमेंट पार्टीज़, और इंगेजमेंट की जो पार्टी होती है उसमें बनते हैं ब्रेड से सैंडविच, एंड केक्स एंड बोलिनाज एट क्रिसमस, और क्रिसमस फेस्टिवल पर वे लोग बनाते हैं ब्रेड से ही केक और बोलिनाज, एज वेल एज अदर ओकेजन्स, और दूसरे ओकेजन पर भी इसी तरह का खाना बनाया जाता है जो कि ब्रेड से रिलेटेड ही होता है। मेक्स द प्रेजेंस ऑफ ए बेकर इन एवरी विलेज वेरी इसेंशियल, और ये सारे जो मौके हैं जिनमें ब्रेड और उससे रिलेटेड बेकरी का सामान बनाया जाता है, ये उनके गांव में बेकर की भूमिका को बढ़ा देते हैं। अब उनके गांव में अगर बेकर ही नहीं होगा तो वो ये सारा सामान अरेंज कैसे कर पाएंगे? फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द पैडर कलेक्ट हिज बिल्स एंड हाउ डिड ही रिकॉर्ड हिज मंथली अकाउंट्स? पैडर्स जो है वो अपना बिल कब कलेक्ट करते हैं और अपने बिल बनाने का तरीका जो है वो कहाँ पर लिखते हैं अपना मंथली अकाउंट्स, कि किसके घर में उन्होंने कितना सामान डिलीवर किया, वो कैसे लिखा जाता है, कैसे रिकॉर्ड होता है और कैसे बिल इकट्ठा किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन तो आपको लेसन जिसने पढ़ा होगा तुरंत आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं, द पैडर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स फ्रॉम कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। हर पैडर अपने कस्टमर से, यानी कि जहाँ पर वो अपना सामान डिलीवर करते थे उनसे महीने के आखिर में, महीने के अंत में अपना बिल कलेक्ट करते थे। ही डिडंट हैव ए नोटबुक टू रिकॉर्ड हिज मंथली अकाउंट्स। वे अपने हर महीने का लेन देन लेखा जोखा लिखने के लिए कोई नोटबुक या कोई कॉपी नहीं रखते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन वॉल्स विद पेंसिल। ये बड़ी मज़ेदार है कि वो जिसके घर में सामान डिलीवर करते उसी के घर की दीवार पर उसका हिसाब लिख देते थे पेंसिल के द्वारा, कि किसके घर में क्या सामान दिया गया, कब दिया गया, सारा लेखा जोखा उनके घर की दीवार पर ही पेंसिल से लिख दिया जाता था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पैडर्स स्टिल इन गोवा? किस चीज़ से हमें पता चलता है कि आज भी गोवा में पैडर्स अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, वो रहते हैं आज भी गोवा में? द प्रेजेंस ऑफ द पैडर्स इन गोवा even today is indicated by the fact that still there are mixers, the molders,
एंड दोज हु बेक द लोज। हमें इस बात का पता तब चलता है जब हम देखते हैं कि आज भी वो सारी मशीनें जिनमें कि ब्रेड और उनसे रिलेटेड ढेर सारे बेकरी के सामान बनाए जाते हैं और पकाए जाते हैं, वो सारी मशीनें, वो सारे इक्विपमेंट आज भी गोवा की दुकानों पर चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। मोर ओवर दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो पुरानी भट्टियाँ जो कि पुर्तगाली समय से चलती आ रही हैं, जिनका बनाया हुआ बेकरी का सामान पूरे गोवा में फेमस है, वो आज भी चालू हैं। चालू का मतलब यहाँ पर है कि उनमें आज भी बेकरी का सामान बनाया जाता है। तो ये थे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट के MCQs और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आपने लिखे नहीं हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख के पॉज करके लिख सकते हो। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।